जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, प्रकाश के परावर्तन और उसके साथ साथ दर्पण में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उसके साथ हमने पढ़ा था दर्पण में प्रतिबिंब और प्रतिबिंब बनने के नियम, और साथ में उसके जो फार्मूले थे वो फार्मूले देखे गए थे। फार्मूले पे हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। बाकी क्वेश्चन जो होंगे प्रकाश चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद कराया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे। ठीक, तो कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश यूनिट नंबर 1 चल रहा है फिजिक्स का, जिसमें आज हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, क्या देखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या देखेंगे दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन में किस प्रकार से परावर्तन हो रहा था, ये बात हमने आपको पिछली क्लास में बताई थी। ठीक, तो आज हम देखेंगे उसी क्रम में प्रकाश के अपवर्तन को, कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वह प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से हो रहा है। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपके पास एक वही सतह है। कैसी सतह है? एक चिकनी सतह है। इस पर से क्या है? एक प्रकाश किरण आती है, पड़ती है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सतह है ये क्या कर रहा है? इसको दो भागों में बांट रहा है। दो भागों का मतलब दो माध्यमों में बांट रहा है। एक माध्यम आपका ये है और एक माध्यम आपका ऐसा रहेगा। सॉरी, एक माध्यम इसको वाई वाला कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला आपका कैसा होगा? वाई होगा, N1 होगा। इसे हम वायु कहेंगे या निर्वात कह दीजिए। निर्वात की बात कर रहे हैं। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? निर्वात की बात कर रहे हैं। और दूसरा माध्यम आपका कोई भी हो सकता है, कांच का हो सकता है, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, मतलब कोई भी दूसरा एक अन्य माध्यम हो सकता है, एक दूसरा माध्यम है। ठीक, तो जब प्रकाश किरण आती है और आने के बाद किसी सतह पर पड़ती है, मतलब सघन माध्यम और विरल माध्यम। माध्यम की बात करेंगे, दो माध्यम हमने आपको बताया, N1 और ये आपका N2 दूसरा माध्यम है। कोई भी माध्यम मान लेते हैं कांच है। ठीक, ये दूसरा माध्यम कौन सा है? कांच का है। तो प्रकाश किरणें जब आती हैं और पड़ने के पश्चात क्या होता है फिर? ये देखिए, जब पड़े तो इसको ऐसे सीधा निकलना चाहिए था ना, लेकिन ये निकलने के बजाय क्या होता, थोड़ा सा ये झुकती है, और झुकती इस तरह से है कि ये अभिलंब की तरफ चली जाती है। जो आपके पास एक काल्पनिक अभिलंब है, इस अभिलंब की ओर क्या होता है? ये झुक जाती है। ठीक, इसको निकलना ऐसे था, लेकिन ये झुक गई अभिलंब की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके कौन सी किरण थी? आपतित किरण थी। कौन सी किरण? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। ये आपका कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण। कौन सा है दोस्तों? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। और ये आपका, इसको हम N1 N2 कह दें, ये आपका क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है ना, ये भी आपका अभिलंब है। और ये तो पता ही है क्या है? ये आपका है आपतन बिंदु। ये क्या है? आपतन बिंदु, है ना। अब देखिए, जब प्रकाश किरणें आई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की, तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट करती आई। इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे नाम दिया गया है आपतन कोण। और यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा R, जिसे नाम देंगे अपवर्तन कोण। कौन सा नाम? अपवर्तन कोण। इसे क्या कहा जाएगा? अपवर्तन कोण कहा जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास अब डायग्राम क्या है? बन के तैयार हो गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि माध्यम को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, परिवर्तित कर सकते हैं। माध्यम को बदला जा सकता है। माध्यम बदलने का मतलब है कि निर्वात और वायु, मतलब यहाँ पे हम माध्यम, दो अलग अलग माध्यम हमारे पास होने चाहिए। दो अलग अलग माध्यम होने चाहिए, बस ध्यान देना है कि दो अलग अलग माध्यम आपके पास हैं,
तब यहाँ क्या हो रहा है, इनका अपवर्तन हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका जो है इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे विरल माध्यम। क्या माध्यम कहेंगे, विरल माध्यम। इसे हम विरल माध्यम कहेंगे और इसे हम नाम दे देते हैं सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। देखिएगा दोस्तों, दो बातें निकल के आई हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब है कि माध्यम ऐसा वह माध्यम जहाँ पर क्या होता है कि जो माध्यम के कण हो वो दूर दूर हो। विरल का मतलब एक प्रकार से गांव की भाषा में कहते हैं ना, बिड़र बिड़र। तो जब आपके पास वो चीज़ें क्या हो कि कोई कण है, कोई पदार्थ है, उनके कण क्या हैं, दूर दूर हैं, दूर दूर, तो उसे क्या कहा जाता है, विरल माध्यम। जब माध्यम में पदार्थ के कण क्या हों, दूर दूर हों, तो उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। और जब माध्यम में पदार्थ के कण क्या हों, पास पास हो, तो उसे क्या कहा जाता है, सघन माध्यम कहा जाता है। ठीक, उसे क्या कहा जाता है, सघन माध्यम कहा जाता है। चलिए, तो माध्यम तो अभी लिखेंगे हम, पहले हम जो हेडिंग डाले हैं उसको देख लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। तो देखिएगा क्या बताया गया है, जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो क्या होता है कि वह क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अपने मार्ग से क्या हो रही हैं, विचलित हो जाती हैं। मार्ग से विचलित होने की घटना ही को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से N1 एक माध्यम था, N2 दूसरा माध्यम है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती हैं तो वह अपने मार्ग से क्या होती हैं, विचलित हो जाती हैं। विचलित होने की इस घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, किसी विरल माध्यम से चलती हैं और सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो अभिलंब की ओर झुकने की इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। वो आप जहाँ जिस तरीके से लिखिए, हट जाती हैं, झुक जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, तो आप इस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जब प्रकाश किरणें, डिफिनीशन लिख देते हैं, जब प्रकाश किरणें क्या हो, सघन माध्यम से कि विरल माध्यम से कहा जाए, बताइए, समांग माध्यम कह देते हैं। जब प्रकाश किरणें समांग माध्यम से जब प्रकाश किरणें समांग माध्यम से में एक मिनट हमने आपको बताया कुछ और, लिख कुछ और रहे ना, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे लिख देते हैं यहाँ पे कांच, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं या अभिलंब से दूर हट जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चाहे आप अभिलंब की ओर झुकाइए, अभिलंब से दूर हटाइए या मार्ग से विचलित कराइए, ये तीनों की बातें एक ही हैं। इन तीनों का मतलब क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमने दो बातें की थी। एक बात हमने की थी विरल माध्यम की, किस माध्यम की, विरल माध्यम की बात की थी। कौन से माध्यम की, विरल माध्यम की बात की थी। विरल माध्यम की अगर हम बात करें, विरल माध्यम क्या है दोस्तों, तो जहाँ पर माध्यम के कण, जहाँ पर माध्यम के कण पास होते हैं, सॉरी दूर, विरल की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पर माध्यम के कण दूर होते हैं, जहाँ पर माध्यम के कण दूर होते हैं, उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। ठीक, उस माध्यम को कहते हैं विरल माध्यम कहते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों, बात यहाँ तक समझ में आई। दूसरी बात करते हैं हम सघन माध्यम की। कौन से माध्यम की, सघन माध्यम की। सघन माध्यम क्या है, अगर सघन माध्यम की कर दी जाए बात, तो जब बस सेम जैसे जहाँ पर माध्यम के कण पास हो, कहाँ हो, पास होते हैं, जहाँ माध्यम के कण पास होते हैं, उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। ठीक दोस्तों, जहाँ पर माध्यम के कण क्या हो, दूर हो, वो हो गया विरल माध्यम। जहाँ माध्यम के कण पास हो, उसे कहा जाएगा सघन माध्यम। ठीक दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलें फिर आगे इसके चलें। हाँ, नोट करना है नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे फिर हम इसके बाद। ठीक, तो बताया गया जब प्रकाश किरणें क्या हो, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, या फिर सीधा ऐसे कहते हैं, एक माध्यम को यहाँ लिख लेते हैं, एक माध्यम ब्रैकेट में लिख लेते हैं विरल। कैसा माध्यम, विरल माध्यम से। दूसरे माध्यम जैसे कांच, इसको लिख देते हैं सघन में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम जैसे विरल से दूसरे माध्यम जैसे सघन में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं आगे, हम इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज करें। ठीक दोस्तों, इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो हमने आपको बता दिया सघन माध्यम और विरल माध्यम। देखिए इसकी डेफिनेशन को आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम की जगह पे विरल माध्यम से, किस माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ऐसे करते हैं, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। एक डेफिनेशन और आपको लिख के बता देते हैं, एक डेफिनेशन को हम और लिख के बता देते हैं आपको, जिससे कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। ठीक, कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक, माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम ना। तो देखिए एक अन्य डिफिनीशन हम लिख देते हैं, है ना, एक अन्य डिफिनीशन यहाँ पे कहाँ लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, इसको इरेज कर लेते हैं और एक अन्य इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, जिससे कि आपका जो कन्फ्यूज़न है, आपके पास जो भ्रम हो रहा होगा, उस भ्रम को दूर कर दिया जाए। नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज ही रहेंगे कि आप पढ़े थे कुछ और, सर जी लिखे कुछ और हैं। तो ऐसा ना हो। देखिए, जब प्रकाश किरणें विरल
माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक दोस्तों, चाहे इस तरह से आप याद रखिए, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक दोस्तों, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। एक मिनट, गड़बड़ हो गया। अपवर्तन, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो जिससे काफ़ी लोग पढ़े होते हैं अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है ना, तो वो घटना, इसीलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा। इसीलिए हमने क्या किया, पूरा एक बार फिर से लिख दिया, वो डेफिनेशन और ये डेफिनेशन। ठीक, जिससे कि आपके पास जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर अपने, और इसी में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? अपवर्तनांक। क्या होगा? अपवर्तनांक। ठीक दोस्तों, तो अपवर्तनांक को देखते हैं और समझते हैं कि अपवर्तनांक क्या है ना। अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि अपवर्तनांक क्या है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अपवर्तनांक। क्या देखेंगे? अपवर्तनांक। ठीक दोस्तों, कौन सी हेडिंग में पढ़ना है? अपवर्तनांक पढ़ना है। अपवर्तनांक क्या पढ़ना है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हम पढ़ेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक की बात की जाए तो जब क्या होता है, प्रकाश किरणें क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, कहा जाए कि जैसे वायु में है तो वायु से क्या हो, किसी एक माध्यम में प्रवेश कर जाए तो उस घटना को हम क्या नाम देते हैं? अपवर्तनांक। और जो ये अपवर्तनांक होता है उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। तो अपवर्तनांक में ऐसे देखेंगे तो अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। निरपेक्ष अपवर्तनांक, पहले इसी को देख लेते हैं क्योंकि इसी के साथ अपवर्तनांक की भी परिभाषा जुड़ी हुई है। देखिए थोड़ी सी गर्मी है। तो देखिए हमने आपको अभी बताया था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या बताया था कि जब प्रकाश किरणें एक मिनट भाई, देखिए जब प्रकाश के अपवर्तन को बताया गया था तो उसके अपवर्तन के दो नियम थे। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम। निरपेक्ष अपवर्तनांक, जब प्रकाश किरणें निर्वात या कहते हैं वायु से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं? निरपेक्ष
अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश किरणें निर्वात वायु से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। कहने का मतलब अपवर्तन की घटना होगी तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल दिया जाएगा। ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आपतन कोण की जाए और अपवर्तन कोण की जाए के अनुपात को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। n बराबर साइन आई अपान साइन आर, ये आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक है, इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। और दूसरा आपका है, दूसरा नंबर आपका है सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है, दो माध्यम होते हैं। कितने माध्यम, दो माध्यम। यहाँ पे एक फिक्स था, क्या है, निर्वात या वायु है। एक फिक्स आपके पास वैल्यू है। प्रकाश में निर्वात, जब प्रकाश किरणें क्या होती है, निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में जाती है तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक देते हैं, उसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। या फिर ऐसे कह देते हैं जो आपतन कोण की जा होती है, जो अपवर्तन कोण की जा होती है, इन दोनों का अनुपात नियत होता है, इसी को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख दिया गया है। दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की। तो जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करें तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए एयर है, W मतलब वाटर, तो पानी का वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फार्मूला का होगा सर जी एक के लिखें, लेकिन यहाँ माध्यम बदल रहे हैं, इस बात पे विशेष ध्यान देना। ठीक, ये दो बात समझ में आ गई क्या, कि अपवर्तनांक क्या है। तो जब प्रकाश किरणें निर्वात या वायु के से अन्य किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वायु के निरपेक्ष क्या कहा जाएगा, वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करें तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक बन जाता है ANW इज इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। देखिएगा यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस्टेक कर दी थी, वो क्या था कि प्रकाश अपवर्तन आपको बताया गया, लेकिन प्रकाश अपवर्तन के नियम बताने छूट गए थे, तो इसके बाद हम नियम को बता देते हैं। ठीक, तो इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर आगे। ठीक दोस्तों, देखिए आगे हमें पढ़ना है, तो पीछे जो हम छोड़े थे प्रकाश अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश अपवर्तन के ऑब्वियसली दो नियम होते हैं। जैसे हमने प्रकाश परावर्तन के नियम पढ़े थे हूबहू, ठीक वैसे हमें पढ़ना क्या है, प्रकाश अपवर्तन के नियम पढ़ने हैं। ठीक, प्रकाश अपवर्तन के नियम। देखिए अपवर्तन का अगर नियम बात करते हैं, अपवर्तन के नियम, अगर अपवर्तन के नियम की बात की जाए दोस्तों, अपवर्तन के नियम की बात की जाए तो देखिए चित्र कुछ ऐसे था, है ना, चित्र कुछ इस तरह से था। ये आपके पास आपतित था, ये आपके पास अपवर्तित था, और ये आपके पास अभिलंब था, ये आई था और ये आर था। एक माध्यम ये दूसरा था और एक ये माध्यम था आपका N1, ये था N2। बस इतना सा देखना है कि अपवर्तन के नियम में क्या है, देखिएगा। और ये था आपका आपतन बिंदु, क्या था, आपतन बिंदु।
इसे कहा जाएगा अपतन बिंदु। ठीक, तो देखिए पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब कहाँ पर होते हैं, आपतन बिंदु पर होते हैं। जैसे हमने प्रकाश परावर्तन में पहला नियम देखा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, उसी तरह से आपतित किरण, अपवर्तित किरण, थोड़ा सा फर्क हो गया, वहाँ परावर्तित यहाँ अपवर्तित। ठीक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम हमने प्रकाश परावर्तन में पढ़ा था कि एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, क्योंकि दोनों कोण बराबर दिख रहे थे चित्र में, लेकिन यहाँ पे दोनों कोण क्या है, बट्टे में दिख रहे हैं। तो यहाँ आपतन कोण का जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। ये दूसरा नियम है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात नियत होता है, ये प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसे हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। ठीक, तो पहला नियम क्या है दोस्तों, पहला नियम देखिएगा, पहला नियम है आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है, n इज इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, ये फार्मूला है। ठीक, तो ये था प्रकाश अपवर्तन के नियम, जो दोनों नियम छूट गए थे, तो यहाँ देख लिए। ठीक दोस्तों, तो जहाँ पे कोई बात आपके समझ में नहीं आती, कहीं पे आपका डाउट लगता है, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके समस्याओं को, कि वो समस्याएं जो आपको आ रही हैं वो दूर हों। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम इसी क्रम में आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमें पढ़ना क्या है। ठीक दोस्तों, तो मिटाया जाए इसको, हाँ किल, चलिए ठीक है, ओके। तो देखिए दोस्तों, इस क्रम में हमें आगे पढ़ना क्या है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। देखिए अभी तो हमने आपको क्वेश्चन लगवाया नहीं, एक क्वेश्चन लगवाया गया है, वो भी दर्पण का है। अभी यहाँ पर हम पूरे लेसन प्रकाश को पढ़ लेते हैं। पूरे लेसन को पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन को हल करेंगे। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, परेशान ना होइएगा, हम आपको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। ठीक, हम आगे देखते हैं कि आगे हमें पढ़ना क्या है। ठीक दोस्तों, क्या पढ़ना है, तो आगे हम देखते हैं अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, छोटा सा है, क्या है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। देखिए जितनी बड़ी हेडिंग लिखी गई इतनी ही बड़ी डेफिनेशन इसकी, बहुत बड़ी नहीं है। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, तो यहाँ पे हम बात करें अपवर्तनांक की, ANW या ANG कुछ भी ले लीजिए, G का मतलब ग्लास हो गया, W का मतलब वाटर हो गया। तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल जिसे C से डिनोट करते हैं, और माध्यम में, इसमें माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं,
यही बन जाएगा अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। तो यही है अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, कि जो अपवर्तनांक होता है वह अपवर्तनांक बताया गया वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो बात समझ में आ गई दोस्तों। अगर यहाँ पर हम इसे ऐसे सिंबल से लिखें तो ANG, या सीधा सीधा ऐसे लिखा जाता है जिससे आपको आसान हो जाता है, N बराबर C/V ये लिखा जाता है। जहाँ पे आपको पता है C बराबर कितना होता है, मीन्स प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये प्रकाश की चाल होती है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। N बराबर C/V, जहाँ C क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। देखिए कुछ अपवर्तनांक आप लोग याद रखिएगा, जिससे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने में क्या होता है, आसानी होती है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, गोलीय लेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, गोलीय लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, किसके बारे में, गोलीय लेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेंस। तो अगर हम आपसे पूछें कि लेंस क्या है तो आप बता सकते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारे पास क्या होगी, लेंस। लेंस किसे कहते हैं, तो दो क्या होता है, दो परावर्तक पृष्ठों से घिरे हुए माध्यम को हम क्या नाम देते हैं, लेंस नाम देते हैं। ठीक, क्या होगा, दो गोलीय पृष्ठ होंगे, अथवा या क्या कह दीजिए दो समतल पृष्ठों जो समान पारदर्शी माध्यम के होंगे और उन्हीं से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, आपका लेंस कहलाता है। ठीक, तो डिफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं। डिफिनेशन क्या लिखेंगे, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो गोलीय पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस हमें पढ़ने हैं दो प्रकार के। तो लेंस का प्रकार अगर देखते हैं तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पढ़ने हमें दो ही हैं तो दो ही देखेंगे। जैसे दर्पण दो ही पढ़ना था, हमारे सिलेबस की जो है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक, तो लेंस देखेंगे तो दो हमें पढ़ने हैं, एक अवतल लेंस पढ़ना है और दूसरा, आप लोग समझदार हो, दूसरा उत्तल लेंस पढ़ना है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस पढ़ना है। तो ये दो लेंस पढ़ने हैं। अगर हम बात करें अवतल लेंस की और उत्तल लेंस की, वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। दूसरी बात, उत्तल लेंस की बात करें, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। वह लेंस जो बीच में पतला किनारों पर मोटा उसे अवतल कहेंगे, जो बीच में मोटा किनारों पर पतला उसे उत्तल कहेंगे। देखिएगा, जैसे आपके पास एक ये बन जाए और एक आपके पास ये बन जाए, तो दोनों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे ये वाला हिस्सा क्या है,
मोटा है और ये वाला हिस्सा उससे कम है। यहाँ पे ये देखेंगे दोनों हिस्सा पतला है, ये वाला ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि अगर आपके पास इस तरह का लेंस दिखे, इस तरह का लेंस दिखे, तो समझ जाइएगा तुरंत कि वो कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस है। कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक, इस तरह से उसका चित्र बनेगा। अगर यहाँ पर इस तरह से आपको चित्र मिल जाए तो तुरंत समझ जाइएगा ये क्या है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक, तो दोनों के डिफिनीशन और दोनों के चित्र आपको दिखाए गए हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, यहाँ तक की बात समझ में आई। चलें आगे। ठीक, चलते हैं आगे। ठीक, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आई होप कि आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। जहाँ पे कोई बात नहीं समझ में आती, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि हमें आगे पढ़ना क्या है। तो आपको पता है कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगी। तो जो हमने दर्पण में पढ़े थे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे नहीं आज, क्योंकि अब सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना ठीक नहीं होता। इसके नियम बनने के जो हैं उसको हम बता देंगे और फिर इसमें देखेंगे प्रतिबिंब बनने का नियम हम कल आपको समझा देंगे। आज की क्लास में देख लेते हैं सूत्र। क्या देख लेंगे, सूत्र देख लेंगे, क्योंकि देखिए डेरिवेशन आपके यहाँ है नहीं। तो अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस का जो फार्मूला होता है वह 1/f = 1/v - 1/u। बस थोड़ा सा फर्क है, दर्पण में यहाँ प्लस होता था, उत्तल मतलब लेंस में यहाँ क्या हो गया है, माइनस हो गया है। अब आपको पता है कि अवतल लेंस है ना। तो अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, हर एक चीज़ क्या हो जाती है यहाँ पे, माइनस की हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, माइनस की हो जाती है। ये बात आपको पिछले दर्पण में बताया गया था। और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि जो दर्पण में है वही क्या है, यहाँ लेंस में भी है। ठीक दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अवतल लेंस की, तो आपको जैसे दर्पण में बताया गया था कि चाहे वह वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब हो, चाहे फोकस दूरी हो, ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, तो तीनों के तीनों होते हैं ऋणात्मक, माइनस के तीनों होते हैं, है ना। ये तीनों कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। ठीक, यू का मतलब आपको बताया गया है वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी। अब दर्पण से होगी, दर्पण से लेंस से, तो लेंस से वस्तु की दूरी। वी क्या है, चाहे दर्पण का हो चाहे लेंस का हो, वो प्रतिबिंब की ही दूरी होगा, प्रतिबिंब की दूरी। और एफ क्या है, तो फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। ठीक दोस्तों, क्या है, फोकस दूरी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दूसरे की, जिसे कहेंगे उत्तल लेंस। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में फार्मूला वही होगा 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पे शर्तें उसी के हिसाब से बदल जाती हैं कि अगर आपके पास v और f है तो ये दोनों क्या होते हैं, प्लस में, और u होता है माइनस में। u किस में होता है, माइनस में। हर चीज़ लिखी गई, u क्या है, v क्या है, f क्या है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक, तो आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए इसका डेरिवेशन नहीं, इसीलिए इसका फार्मूला लिखा गया, इसके बारे में बताया गया, क्योंकि इस पर हमको क्या करना, इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं, तो आपको फार्मूला पहले से पता होना चाहिए। ठीक, अगर यहीं पे बात कर लेते हैं आवर्धन की, तो जैसे आवर्धन हमने दर्पण में पढ़ा था उसी तरह से आवर्धन यहाँ पढ़ना हमें। तो रेखीय आवर्धन की अगर हम बात करें, रेखीय आवर्धन की अगर हम बात करें, तो रेखीय आवर्धन क्या है, तो वही m बराबर वस्तु की लंबाई की प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई
के अनुपात को, यहाँ पर डिफिनीशन लिख देते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के, वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर यहाँ पे फार्मूले की बात की जाए तो m बराबर हो जाएगा I/O इज इक्वल B/U, ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक ये बातें हैं। अब हमारे पास बचता है लेंसों में प्रतिबिंब बनने का नियम। ठीक दोस्तों, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में कहीं पर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।